क्योंकि फील्ड ओपन है, कोई सुरक्षा है नहीं उनकी, कोई कानून है नहीं, कोई गारंटी है नहीं, कोई नियम है नहीं, तो जिसका जो मर्जी वो कहता रहेगा। इस सब में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब क्लैश आता है तब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। अगर कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, तो लड़की आरोप क्या लगाती है जिससे कि कानूनी मशीनरी हरकत में आए। अगर वो जाके कहे कि साहब मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में थी, देखिए हमारा ये तय हुआ था, ये नहीं मानते हैं, तो कोई सुनेगा नहीं। लोग ये कहेंगे भाई आप ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर था भी तो आप सिविल सूट करिए, ये करिए, वो करिए। तो इसलिए वो क्या करती है कि वो फिर कुछ मामलों में पाया गया है और ये ऐसा मतलब आरोपित किया जाता है कि साहब वो फिर ये एलिगेशन लगाते हैं कि भाई हमारे साथ जो सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, एक्टिविटी हुई है, वो सब की सब इसलिए हुई है क्योंकि हमें शादी का वादा दिया गया था। काफ़ी हद तक ये सही भी रहा होगा और किसी मामले में हो सकता है एक्सेप्शनल मामले में ऐसा झूठा भी कहा गया हो। लेकिन इस सब की नौबत आती इसीलिए क्योंकि नियम कानून नहीं है। और एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में, एक ऐसी एजेंसी के रूप में जो कानून की को लागू करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानना कि साहब इनमें से सच्चाई क्या है, गलत क्या है। कोर्ट्स में भी जब मामला आता है उनके लिए भी सिवाय इसको लेकर के कि सामने जो कुछ कहा जा रहा है उस पर वो फैसला सुनाएं और कोई चारा नहीं रह जाता। कानूनों को बनाने में हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो अन्यथा हम महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून बनाते हैं या तमाम और जो विक्टिम्स के फ़ायदे के जो कानून बनाते हैं, उनमें कमी ये रह जाती है कि हम उसमें स्टेट को एम्पावर करते हैं। राज्य तो उसका सशक्तिकरण तो होता है, लेकिन जो विक्टिम है, जो वास्तव में कमज़ोर है, उसका सशक्तिकरण नहीं होता। उसको फिर भी जा कर के राज्य की तमाम एजेंसियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। उसको जगह जगह जो है घूम करके अपने लिए सुरक्षा मांगनी पड़ती है, अपने प्रिविलेजेस या अपने राइट्स जो कानून या नियम उसको दे रहे हैं उनको एनफोर्स करने के लिए उसको धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसमें भी अगर हमने ऐसे ही कर दिया तो फिर जो है वो बात बनेगी नहीं। ऐसा होना चाहिए कि आप ऑनलाइन अपने को रजिस्टर कर सकें, आप एक सूचना देकर के रजिस्टर कर सकें। किसी को वेरीफाई करना है तो वो स्वयं उनको विजिट करके वेरीफाई करें, ये नहीं कि आप ही धक्के खाते रहें। तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपके सारे अधिकार जो है वो आपको मिल जाने चाहिए। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। ये जो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है एक महिला और एक पुरुष के बिना किसी शादी के बंधन में बंधे साथ साथ रहने का, वो उसको कहा है इन नेचर ऑफ मैरिज। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि नेचर ऑफ मैरिज अगर एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम साथ साथ रहते हैं महिला और पुरुष, तो उसको आप किसी भी तरह का ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, एक साधारण नॉर्मल मानवीय रिश्ता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही है। और साथ साथ में जब वो कानून बन रहा था जिसमें कि हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस पर जब कानून बना था, तो उस समय ये बात भी सामने आई थी कि बहुत सारे ऐसे रिश्तों में न सिर्फ ख़ास तौर से जो महिलाएं रहती हैं उनको न सिर्फ सामाजिक तिरस्कार और प्रताड़ना झेलनी पड़ती, बल्कि अगर उनके साथ इस रिश्ते में किसी तरह की हिंसा होती है तो वो सामाजिक दबाव की वजह से कहीं कह नहीं पाती हैं और ना ही उनको कोई रिड्रेसल मिलता है। तो फिर एक कॉलम उसमें एक प्रावधान डाला गया था कि चाहे वो राइट टू प्रोटेक्शन है, राइट टू मेंटेनेंस है, राइट टू रेजिडेंस है, ये सब कुछ उस महिला का भी उतना ही हक है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। और कोर्ट के द्वारा ये बात अच्छे से डिफाइन की गई थी कि इन नेचर ऑफ मैरिज हम किस बात को कहेंगे, वो डेफिनेशन क्या होगी, किस एक उसका मतलब ये था कि एक सस्टेन पीरियड तक साथ रहें, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ऑलमोस्ट लाइक अ वाइफ रहें, मतलब परिवार देखना चलाना, जो एक साधारण दो लोगों का मिला जुला काम होता है वो काम हो परिवार के अंदर। तो ये सब बातों को डिफाइन किया गया था। शायद कुकिंग और सस्टेनिंग द हाउस होल्ड, ये बात भी उसमें डाली गई थी। शादियां भी मर्जी से तो होती नहीं है, शादियां होती हैं जो परिवार तय करता है। तो अक्सर ये हो सकता है कि आपकी जिससे शादी हुई, महिला और पुरुष दोनों तरफ से हो सकता है कि आप उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं और प्रेम कहीं और हो गया, लेकिन फिर वो ईमानदारी नहीं है रिश्तों की जिसमें कि डाइवोर्स करके और फिर आप नए व्यक्ति से जिससे प्रेम हुआ उसके साथ आप पुनः विवाह करें, जिंदगी बनाएं। तो एक तरह से चोरी छुपे ये रिश्ते चल रहे हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इनको कोई न कोई किसी न किसी तरह के कानूनी दायरे में लाया जाए ताकि दोनों लोगों को, जो महिला इस रिश्ते में रह रही है और जो पुरुष इस रिश्ते में आते हैं, उन लोगों के प्रति कोई न कोई एक कानूनी जिम्मेदारी
जो रह रहे हैं इस रिश्ते में, और साथ साथ में उनको एक कानूनी अधिकार बनने चाहिए। तो वो एक इस समय व्यवस्था की जानी चाहिए, और हम लोग भी इस पर लगातार महिला आयोग के साथ और विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। तमाम कानून के जानकार महिला संगठन भी इसमें शामिल हैं, ताकि कोई एक न एक ड्राफ्ट कानून का बन सके जिसमें कि एक रास्ता निकल सके। आई एक्सेप्ट इट कि मैं नहीं समझता कि कोई लिव इन रिलेशनशिप करता है तो उसमें कोई किसी को इतराज़ होना चाहिए, क्योंकि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, वो जैसा भी अपना रिश्ता रखना चाहते हैं रखें। बट आई वांट टू रेज ए लार्जर क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो दो लिविंग रखते हैं वो उनको मैरिज से क्या परेशानी है? अब उसके लिए कानून का ये है कि यहाँ तक कानून तो बाहरले मुल्कों में लोग यहाँ तक आ गए हैं कि भाई लिविंग के लिए आप एग्रीमेंट कर लो, इवन मैरिज के लिए पहले एग्रीमेंट कर लो। एंड कई मुल्कों में तो कानून यह है कि हाफ और प्रॉपर्टीज, हाफ और इनकम विल ऑटोमेटिकली गो टू द वाइफ एंड ऑल्सो टू द लिविंग पार्टनर। मगर अभी पीछे एक रिलेशनशिप हुआ, एक आदमी ने मैरिड आदमी था, एक दूसरा लिव इन रिलेशनशिप कर लिया, 15 साल 20 साल रिलेशनशिप करा, दोनों के बच्चे हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दोनों के जो लिव इन रिलेशनशिप वाले बच्चे हैं उनको उनके मुकाबले का हक नहीं मिल सकता। तो दैट सीम्स टू मी टू बी अनफेयर। इट इज़ वेरी अनफेयर, स्पेशली फॉर द पर्सन हु इज मैरिड, कि वो लिव इन रिलेशनशिप रखे। तो आई मीन टू दैट एक्सटेंट आई थिंक मैं समझता हूँ कि समथिंग शुड नॉट बी परमिसिबल। हमारे समाज में परंपरागत मूल्यों से जीने के तौर तरीक़ों को एक तरह से कल्चरल मॉरलिटी मान लिया जाता है। मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात है, उसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात है। अपनी सेक्सुअलिटी के प्रति हम स्वयं निर्णय करेंगे, न कि कोई और समाज का ठेकेदार हमारे लिए निर्णय करेगा, न और कोई बड़ा कानूनदां हमारे लिए निर्णय करेगा, सरकार निर्णय करेगी, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैयक्तिक जीवन की परिधि में आती हैं, और वहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोगों को काफ़ी ईमानदारी से ऐसी कोशिशें जहाँ कहीं भी हो रही हैं लिव इन रिलेशनशिप की, उसके प्रति एक रिस्पेक्टफुल रवैया रखना चाहिए। आप जब समाज का सिंगुलर संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं तब आप ये मान लेते हैं कि समाज कोई एक है। हम जिस दौर में पहुंच गए हैं इसको हम कहते हैं मल्टीपल सोशल सोसाइटी। बहुत सारे समाज हैं आज हमारे सामने, अलग अलग हम सोसाइटीज़ में इस समय रह रहे हैं। तो एक समाज कोई ब्लैंकेट टर्म अब पहले की तरह नहीं रह गया। जो दो लोग साथ में रहने का, लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं, तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कौन सा समाज है। हो सकता है कि बाहरी समाज जिसको आप हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या बहुत सारे ऐसे इलाकों में देखते हैं, वह समाज उसको स्वीकार न कर पा रहा हो, लेकिन उनकी जो अपनी स्पेसिफिक सोसाइटी है हो सकता है उसमें वह बहुत कॉमन हो। समाज धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेशनल्स के बीच में अलग अलग मल्टीप्लाई होता जाएगा, बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बहुगुणित होता जाएगा, वैसे वैसे लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में धारणाएं और उसके प्रति दृष्टिकोण वो बदलने लगेंगे। पश्चिम के विकास मॉडल पर आगे बढ़ रहे भारत में लोक और क्षेत्रीय संस्कृति एक गहरे उथल पुथल से गुजर रही है। संस्कृति का एक बहुत बड़ा कैनवस है लोगों की जीवन शैली, भाषा, मनोरंजन के साधन, स्त्री पुरुष के यौन संबंध। यौन संबंधों में विवाह संस्था की ज़रूरत, उसके महत्व इसके आधार बिंदु हैं। किसी भी देश की या देश के क्षेत्र विशेष की संस्कृति वहाँ के आर्थिक सामाजिक विकास की दशा और दिशा से निर्धारित और गतिशील होती है, जिसमें मुख्यतः उत्पादन शक्तियाँ और संबंध आते हैं। उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध जितने विकसित होते हैं, संस्कृति भी उतनी ज़्यादा विकसित होती है। उत्पादन संबंधों में महिला की भागीदारी जितनी बढ़ती है, उतना ही यौन संबंधों और विवाह में महिला गुलामी से स्वायत्तता की ओर बढ़ती है। किसी भी सामंती समाज और संस्कृति में यौन संबंध महिला के लिए कर्तव्य के रूप में होते हैं, जबकि विकसित पूंजीवादी संस्कृति में महिला इसे निजी अधिकार के रूप में इस्तेमाल करती है।
भारत में इस औपनिवेशिक संस्कृति का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसने भारत में नारी वर्ग के लिए सामंती जंजीरों और चारदीवारी से निकलकर भागने की जमीन को भी तैयार किया। सेक्स कर्तव्य की बजाय नारी वर्ग में एक अधिकार का रूप लेता जा रहा है। सेक्स के प्रति सचेत होना उनका सामंती संस्कृति से व्यक्तिगत विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है। ज़्यादातर स्त्रियों ने हर एक आज़ादी की कीमत चुकाई है। ये रिश्ता उन्हें आज़ाद करता है और बदले में कीमत वसूल लेता है। पारंपरिक विवाह को एक बंधन भी माना गया है और इस बंधन की कीमत विवाहित जोड़े को ही नहीं, उसके परिवार, कभी कभी तो समाज को भी साझी करनी पड़ती है। तब भी इस बंधन के निर्वहन के लिए नियम है, कानून है। लिव इन को आज़ादी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस आज़ादी की कीमत ज़्यादातर उस जोड़े को ही चुकानी पड़ती है। अक्सर उन्हें अपने परिवार और समाज का तिरस्कार भी झेलना पड़ता है। उनके बीच विवाद, तनाव और कभी कभी तो अपराध भी होते हैं। क्या लिव इन को बिना नियमों, कानून के छोड़ देना समाज के हित में है? ये विमर्श मुख्यतः जिन मुद्दों को उठाता है वो आज की इस तनाव भरी दुनिया में लोकतांत्रिक स्पेस की जद्दोजहद के मुद्दे भी बन जाते हैं, जैसे अकेलापन, अजनबियत, असुरक्षा, आर्थिकी, कैरियर, अनिश्चितता, विवाह, संक्रमण, सामाजिक मूल्य, वैश्वीकरण, पारिवारिक संरचना, संचार क्रांति, कानूनी संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन्हीं पेचीदगियों के बीच संग साथ तलाशती आज की पीढ़ी।